क्लास 12 चैप्टर 4 वाटर रिसोर्सेज। ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 4 वाटर रिसोर्सेज, इसके जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली जो अपनी बुक है ज्योग्राफी की, उसमें से हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि इंसानों का वाटर के साथ में क्या कनेक्शन है और कैसे वो बचाएगा, कैसे वो पॉल्यूट कर रहा है और ये सारी चीज़ें। देखो, अब अपनी बुक में हमें ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे पहले, और वो क्वेश्चन ये है कि जो आज एग्जिस्ट करता है या जो कंडीशंस आज है, क्या वो फ्यूचर में भी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी या फिर उनमें कुछ चेंजेस होंगे। अब यहाँ पे जवाब ये आता है कि हाँ, चेंजेस तो होंगे। चेंजेस कैसे हो सकता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो सकता है, मतलब वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे जेंडर रेशियो है तो हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, कहीं की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाए या डिक्रीज़ हो जाए। वैसे ही जियोग्राफिकल शिफ्ट भी होगी, क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे, वेदर में चेंजेस आएंगे और नई टेक्नोलॉजी आएंगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। और इन्वायरमेंट का जिस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है वो और आगे जाके और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इन्हीं के तहत एक और चीज़ है जिसमें चेंजेस आएगा, वो है कि पानी की कमी, दैट इज़ वाटर स्कैरसिटी। और जो ये वाटर स्कैरसिटी है, ये आगे चल के अपने लिए एक सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट चैलेंज बनने वाला है। क्यों चैलेंज कैसे बन जाएगी वाटर स्कार्सिटी? वो ऐसे बन जाएगी क्योंकि अपने जो वाटर की जो सप्लाई है ना, वो सप्लाई तो धीरे धीरे कम हो रही है, श्रिंकिंग सप्लाई है अपने पास में, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन पॉपुलेशन से, मतलब जैसे अपने यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो क्या है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ में पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे, मतलब जैसे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी एक जगह पर उतना ज़्यादा पॉल्यूशन वो लोग फैलाते हैं। तो पॉपुलेशन की वजह से क्या है, यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा है और वहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। अब यूटिलाइजेशन ज़्यादा है और जो रिसोर्सेज हैं वो ख़राब भी कर दिए हैं हमने, और उनकी सप्लाई ऑलरेडी श्रिंक हो रही है, तो क्या होगा, स्कार्सिटी तो आएगी, तो चैलेंज होगा। और ये चैलेंज कैसा होगा? इस चैलेंज में क्या होगा कि जगह जगह पर अलग अलग अवेलेबिलिटी होगी वाटर की, मतलब अमाउंट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट में कम पानी है और प्लेन्स में ज़्यादा पानी है कंपैरेटिवली, तो हर जगह पे क्या है, अलग अलग अवेलेबिलिटी का डिफरेंस है वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, जो कम्युनिटीज़, स्टेट्स और कंट्रीज़ जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होंगे? देखो, टीवी में आपने बहुत बार देखा होगा, जो छोटी मोटी चौल होती है वहाँ पर पानी कभी कभी आता है नल से, उसके बाद में लंबी सी लाइन लगाते हैं उस पानी को कलेक्ट करने के लिए बाल्टी में, और उसी बीच में किसी को नहीं मिलता, किसी को मिल जाता है तो झगड़ा शुरू हो जाता है। वैसा ही और स्टेट्स के बीच में भी हो सकता है। देखो, एक रिवर किसी स्टेट से फ्लो कर रही है, तो वो जो लोग हैं उस स्टेट वाले चाहते हैं कि इस रिवर का जो पानी है हम लोग ही काम में ले लें, हम दूसरे वाला जो स्टेट है ना उसको नहीं, मतलब हमारे पास में हम अपनी पहले पूर्ति कर ले, बाद में अगर पानी बच गया तो उसको दे देंगे। तो ऐसे करके स्टेट्स और कंट्रीज़ के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, किसको, पानी को लेकर, अगर पानी का यही कंडीशन बनी रही तो। अब बात ये आई कि वाटर की स्कार्सिटी होगी क्यों, जब हम लोग अपनी अर्थ को प्लैनेट ब्लू या ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट नाम ही इसी से है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी है। अगर हम लोग ग्लोब को देखते हैं या अपनी अर्थ की एक पिक्चर को देखते हैं तो उसमें पानी कितना सारा है और लैंड एरिया बहुत कम है। तो कैसे? देखो, 71% है अपनी अर्थ, वो कवर्ड है वाटर से, लेकिन ये जो 71% वाटर है ना, हम इसका सिर्फ 3% वाटर है जो कि फ्रेश वाटर है, जो कि अपन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जो अपन काम में ले सकते हैं अपने लिए, मतलब हार्मफुल नहीं है या बेनिफिशियल है। ऐसा फ्रेश वाटर जो है, ऐसा साफ़ पानी, मीठा पानी जो है वो सिर्फ 3% ही है। ये जो 70% है वो सी है, उसमें खारा पानी है, उसको हम नहीं काम में ले सकते हैं अभी जो अपने पास में टेक्नोलॉजी है ना उससे। और ये जो 3% है ना, इसका भी बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन के अंदर ही अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए। तो ये पूरा 3% भी नहीं है, इससे भी हमारे पास में बहुत कम पानी है। तो पानी कम होगा तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई तो श्रिंक हो रही है, यूटिलाइजेशन ज़्यादा है और पॉल्यूशन भी हो रहा है। अब इंडिया के अंदर हमें पानी कैसे अवेलेबल है वो देखते हैं। देखो, इंडिया के अंदर, इंडिया जो है, वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया वर्ल्ड सरफेस एरिया में देखें, जैसे इंडिया अगर टोटल वर्ल्ड की लैंड 100% मानते हैं हम उसको, तो जो इंडिया है उसका लैंड सरफेस एरिया कितना है, 2.45%।
और वाटर रिसोर्सेज कितने परसेंट है? दुनिया के जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है उसमें से 4% रिसोर्सेज अपने इंडिया के अंदर है। बट इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है वर्ल्ड की 16%। अब देखो, वर्ल्ड का सिर्फ 4% पानी है अपने पास में, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अपने पास में सिर्फ 4% है और पॉपुलेशन 16% है। अगर पानी 16% होता, चलो फिर भी हम लोग मानते कि कम से कम प्रोपोर्शन के अंदर तो है, बट नहीं, अपने पास में पानी सिर्फ 4% है और लोग हैं कितने? 16%। तो पानी की ऑब्वियसली कमी होने वाली है, इसलिए हमें जुडिशियस यूज़ करना चाहिए पानी का। अब देखो, अपने पास में इंडिया के अंदर प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल वाली जो बारिश वगैरह जो पानी होता है, बारिश वगैरह से जो पानी आता है रेनफॉल वगैरह से, वो आता है अपने पास में 4000 क्यूबिक किलोमीटर। अब क्यूबिक किलोमीटर क्या है? क्यूबिक किलोमीटर पानी को नापने की एक यूनिट है। यूनिट कैसे? देखो, एक क्यूब हो गया, हम लोग किसी भी एरिया का जो सरफेस एरिया काउंट करते तो वो स्क्वायर में करते हैं और वॉल्यूम क्यूबिक के अंदर करते हैं। ये एक क्यूब है, इस क्यूब की लंबाई, चौड़ाई, हाइट, ब्रेड्थ और जो लेंथ है वो कितनी है? 1 किलोमीटर है। तो फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये 1 क्यूबिक किलोमीटर है। वैसे ही अगर एक लंबा सा क्यूब हो जो कि 4000 किलोमीटर उसकी हाइट हो, लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, तो उतना ज़्यादा पानी मिलता है अपन को प्रेसिपिटेशन से। लेकिन बहुत सारा पानी है इसमें से वेस्ट हो जाता है, मतलब वो बह के समुद्र में चला जाता है नदियों के थ्रू, और ऐसे टोटल इतना अपने पास में अवेलेबल नहीं होता है। ओके, अपने पास में सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर कितना है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। सरफेस वाटर यानी अपनी लैंड के ऊपर जैसे पॉन्ड या रिवर्स वगैरह है, लेक्स वगैरह है, तो उनके अंदर का जो पानी, और जो ग्राउंड वाटर जो हम एक्सेस कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो ग्राउंड वाटर टोटल मिला के अपने पास में है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। बट ये जो है ये पूरा है, ये हम पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, अपन सिर्फ इसका 60% तक ही काम में ले पाते, पूरा नहीं ले पाते। कभी देखा है कि हमने पूरा पानी काम में लेके पूरी एक नदी को सुखा दिया हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो हम ऑलमोस्ट अराउंड 60% तक का ही काम में ले पाते, यानी अपने पास में यूटिलाइजेशन के लिए पानी होता है 1122 क्यूबिक किलोमीटर। अब सरफेस वाटर, मतलब अब हम अलग अलग टाइप के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सरफेस का मैंने बताया था जो लैंड एरिया के ऊपर सोर्सेज हैं पानी के, उनको। और 4 मेजर सोर्सेज हैं, कौन कौन से? रिवर्स हो गई, लेक्स, पॉन्ड्स एंड टैंक्स। देखो, टैंक ये 3 तो नेचुरल है, पॉन्ड्स को आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाते हैं हम, लेकिन जो टैंक्स है वो आर्टिफिशियल तरीका है। मतलब क्या होता है, इंसान अपने घर के पास में, घर के अंदर या खेत में कहीं पे बड़े बड़े टैंक्स बना लेता है और उसमें फिर वो पानी स्टोर हो जाता है, बारिश का स्टोर हो जाता है, या फिर वो कहीं से लाके उसमें स्टोर कर देता है, मतलब ग्राउंड से लेकर। तो ऐसे 4 मेजर सोर्सेज हैं इसके, किसके? सरफेस वाटर के। अब अपने पास में इंडिया के अंदर अप्रॉक्स देखा जाए तो कितनी रिवर्स है? 10,360 रिवर्स है। कितनी ज़्यादा रिवर्स है अपने पास में? 10,360। और इन सभी रिवर्स में, ये बहुत सारी जो रिवर्स है, हर पूरी इंडिया की जो ये रिवर्स है ना, इन रिवर्स का अगर हम लोग मीन फ्लो निकाले, एनुअल मीन फ्लो, यानी एक साल में इन सभी रिवर्स के अंदर कितना पानी फ्लो हुआ है, तो वो पानी है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अब ये जो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है ना, यानी ये इन सभी चीज़ों का जो है, इन सभी का 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, इतना इनका मीन एनुअल फ्लो है, यानी टोटल एक साल में इतना क्या है अपने पास में पानी फ्लो होता है। अब ये पानी कितना फ्लो होता है ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, उन रिवर्स वाली जो जगह हैं उन रिवर्स पे, और बाकी सब फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि ये कितना पानी
फ्लो करता है, मतलब ये कुछ फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है। वो क्या फैक्टर्स है? वाटर फ्लो डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है? साइज़ ऑफ कैचमेंट एरिया, यानी वो जो रिवर है, ये एक रिवर बह रही है तो इसका कुछ इतना बड़ा कैचमेंट एरिया है जहाँ से ट्रिब्यूटरीज़ या छोटी छोटी उन ट्रिब्यूटरीज़ की भी जो सब ट्रिब्यूटरीज़ है उनसे आके इनको पानी मिल रहा है। तो ये इतना बड़ा कैचमेंट एरिया, जितना बड़ा कैचमेंट एरिया होगा और जिस जगह पर कैचमेंट एरिया होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर वाटर फ्लो होगा। और साथ ही साथ में जो कैचमेंट एरिया, अब इस कैचमेंट एरिया के अंदर रेनफॉल ही नहीं हो रही तो पानी ऑब्वियसली कम होगा। तो रेनफॉल कितनी है उस कैचमेंट एरिया के अंदर, ये भी डिपेंड करता है, एक कितनी साइज़ और दूसरा रेनफॉल कैचमेंट एरिया का। अब जो बारिश है ना, रेनफॉल, वो है इंडिया में हर जगह पे अलग अलग होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है, इट वेरीज ग्रेटली इन इंडिया। किसी की जगह पे बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वेस्ट बंगाल देख लें, मेघालय वगैरह देख लें तो उस साइड में बारिश बहुत होती है। और वहीं अगर जैसलमेर साइड देख लें तो वहाँ बारिश बहुत कम होती है, 10 सेंटीमीटर तक नहीं होती, कभी कभी तो पूरे साल भर में। और ये जो रेनफॉल है ना, मेनली कंसंट्रेटेड है सिर्फ मॉनसून वाले सीज़न के अंदर। बाकी में अपने पास में उतनी बाई चांस कभी हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होती, मॉनसून के अंदर ही बारिश होती है। और जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स है ना, ये जो रिवर्स है, इन वाला जो कैचमेंट एरिया, इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो ये है ना, ये जो 3 रिवर्स हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर्स हैं, ये ग्रुप ऑफ रिवर्स है। तो ये जो रिवर्स है ना, इनका 1/3 कंट्री का जो एरिया है ना, टोटल जो कंट्री का एरिया है 100% अगर हम लोग एरिया माने ना, तो उसका 33.33% जो एरिया है वो है इन रिवर्स का। और मतलब उनका 1/3 एरिया है, 3 पार्ट कर देना हम लोग, देखो ऐसे, तो ये जो 1/3 एरिया है ना, ये इन कंट्री, ये इन पर्टिकुलर रिवर्स का है। और इनके अंदर पानी कितना है? 60%, इंडिया का 60% वाटर रिसोर्स, सरफेस वाटर रिसोर्सेज जो है ना, 60% पानी सरफेस वाटर का इन सिर्फ इतनी सी 1/3 जगह पे ही है। तो बाकी जो जगह हैं, बाकी जो 2/3 जगह हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली जो फ्लो है वो कम होगा। क्यों होगा? या तो वहाँ पर बारिश कम होती है, या फिर उनका जो कैचमेंट एरिया है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो फ्लो भी डिपेंड करता है, और ये डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होता है, क्योंकि अपना जो बारिश होती है जगह जगह पर इंडिया में वो वेरी करती है अलग अलग जगह पर। और बारिश मेनली मानसून सीज़न के अंदर ही होती है, देखो। और अब ये जो मैंने बताया था कि रिवर का इतना परसेंट है, कितना, 1869 क्यूबिक किलोमीटर जितना ये जो मीन एनुअल फ्लो है रिवर्स का, इसका हम लोग ओनली 32% ही काम में ले पाते, यानी 690 क्यूबिक किलोमीटर ही हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर पाते, बाकी हम लोग यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कुछ टोपोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यानी कुछ, देखो, कुछ तो आपकी वहाँ पर ऐसी टोपोग्राफी हो गई, मतलब वहाँ का जो लैंड स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा हो गया कि आप वहाँ का जो पानी है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, या फिर कहीं पे पानी बहुत ज़्यादा फ्लो के अंदर जा रहा है तो आप वैसे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। तो ऐसी जगह जगह पे अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से हम लोग पूरा का पूरा पानी यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे होते। टोपोग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल कॉन्स्टेंट्स की वजह से हम लोग सिर्फ 690 क्यूबिक किलोमीटर वाटर ही यूटिलाइज़ कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की। द रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन कंट्री आर अबाउट 432 क्यूबिक किलोमीटर। देखो, सरफेस वाटर वाला कितना था? 1869, और ये कितना है ग्राउंड वाटर? 432 क्यूबिक किलोमीटर। देखो, ग्राउंड वाटर का जो यूटिलाइजेशन है ना, वो डिफ़र करता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। मतलब कोई जगह ऐसी है जो कुएं से ज़्यादा पानी लेना पसंद करती है, और कोई जगह ऐसी है जिसे कुएं से लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास में रिवर्स है तो डायरेक्टली रिवर्स से आ जाता है। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है ये जो अपनी लैंड एरिया हो गया, जो पानी अपन को ज़मीन के अंदर से मिलता है, ट्यूबवेल्स हो गए, वेल्स हो गए, बोरवेल्स हो गई, इन सब, हैंडपम्प्स हो गए, तो इन सब तरीक़ों से जो हम लोग ज़मीन के अंदर से पानी निकालते ना, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन बोलते हैं। और वो डिफ़र करता है अलग अलग जगह पर। जैसे अपनी जो रिवर बेसिन्स है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है, उसके अंदर ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में क्या आ गए? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर क्या है?
ज़मीन के अंदर से पानी ज़्यादा निकाला जाता है। राजस्थान में तो रिवर्स बहुत कम है, मतलब रिवर्स हैं बट उतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे डेजर्ट एरिया होगा, डेजर्ट एरिया के अंदर वो लोग ज़मीन से पानी निकालते, तो वहाँ का जो है ग्राउंड वाटर उनका वेल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। कौन कौन से पार्ट में, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और साउथ पार्ट्स है ना इंडिया के, उनके अंदर, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कुछ कुछ रीजन हो गए जो वहाँ पे रिवर्स अच्छी है, बारिश वगैरह सब कुछ अच्छी हो रही है, तो उस जगह पे क्या है कि ये जो यूटिलाइजेशन है ना पानी का, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, कि वो कुओं से पानी निकाल रहे हैं, तो वो बहुत कम है। कौन कौन सी जगह पर, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला, ये जो जगह है यहाँ पर बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर निकाला जाता है पानी। और कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर मीडियोकर लेवल का निकाला जाता है, तो वो हो गई गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र वगैरह, वहाँ पर मॉडरेट लेवल का है। स्पेशली जो हाई वाला है ना वो याद रखना है, वो नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ इंडिया में, और स्मॉल का है छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड केरला के अंदर। देखो, अगर यूटिलाइजेशन की ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, जितना ज़्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इफ़ सच सिचुएशन कंटिन्यूज इट विल बी डिट्रीमेंटल, यानी ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब, नुकसानदायक साबित होगी अगर अपन जितना यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अगर ये वाली जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू ही होती रही तो। और इसकी वजह से सोशल डिसरप्शंस या कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखो लोग, मैं बचपन में थी तब ऐसे कहा जाता था कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है ना, वर्ल्ड वॉर 3 क्या होगा, पानी के लिए ही होगा वर्ल्ड वॉर 3। पानी एक इतना बड़ा रिसोर्सेज है, इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, पानी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। तो अगर अपन पानी को ऐसे ही यूटिलाइज़ करते रहे, इतनी ख़राब कंडीशन के अंदर इतना हाई यूटिलाइजेशन करते रहे, हम लोग ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सरफेस वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब ग्राउंड वाटर का जो लेवल होगा बहुत नीचे तक चला जाएगा। उसके बाद में अपन ग्राउंड से पानी नहीं निकाल पाएंगे। उस टाइम पे बहुत ख़राब कंडीशंस हो जाएंगी जो अपने लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होगी। अब बात करेंगे हम लगून्स और बैक वाटर्स की। देखो, इंडिया की कोस्ट लाइन क्या है, बहुत बड़ी है। ये जो पार्ट है देखो, ये वाला, यहाँ पर क्या है, पानी। अब कुछ कुछ जगह ऐसी है, इस जगह पे वहाँ पे क्या है, ये पूरी ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने रफली ऐसे बना दिया तो वो लाइन इतनी स्ट्रेट की है और इधर पानी है और इधर लैंड, ऐसा नहीं है, ऐसी 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 ऐसे करके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वहाँ पे पानी चला जाता है, इस जगह पे पानी स्टोर हो जाता है, रिवर्स आती है वहाँ से स्टोर हो जाता है, और फिर यहाँ पर उनकी सिल्ट वगैरह से छोटी सी दीवार बन जाती है, या फिर यहाँ पर पानी बहुत देर तक स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ लेक्स बन जाते हैं, और कुछ वो जो लेक्स और लगून्स होते हैं ना, अभी हम उनकी बात करेंगे। तो इंडिया हैज़ वास्ट कोस्ट लाइन एंड इंडेंटेड, यानी कोस्ट इन वेरियस स्टेट्स, जो मैंने बताया था ना कि काफ़ी अंदर तक घुसी हुई कोस्ट है वो, तो ये होती है इंडेंटेड कोस्ट। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी है। तो ये वाला जो वजह है ना, इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लगून्स और लेक्स बन गए हैं। और लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये जो लगून्स और लेक्स है ना, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर है यहाँ पे, यानी यहाँ पर जो पानी है ना वो थोड़ा खारा है, एकदम मीठा पानी नहीं है, थोड़ा ब्रैकिश वाटर है, सोल्ट वाटर टाइप का पानी है इनके अंदर। इसलिए ये पानी पीने के लिए तो उतना काम में नहीं आता, बट फिशिंग, इरिगेशन वगैरह इनके लिए काम में आता है। कुछ क्रॉप्स है जैसे कि पैडी वगैरह, राइस वगैरह हो गया, तो इनके लिए इस पानी को काम में लिया जाता है। कुछ स्टेट्स जहाँ पे ये वाला सोर्स बहुत ज़्यादा है सरफेस वाटर का, वो है केरला, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये वाले कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे लगून्स बहुत ज़्यादा है। चिलिका लेक जो है अपनी उड़ीसा के अंदर, वो एक लगून का ही एग्जाम्पल है, तो वो काफ़ी एक बड़ी लेक है। तो ऐसे ही बहुत सारे लगून्स हैं, बहुत सारा बैक वाटर है, जिसकी वजह से ये जो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स है, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल वगैरह, यहाँ का सरफेस वाटर काफ़ी अच्छा लेवल तक इंक्रीज़ होता है लगून्स और बैक वाटर्स की वजह से। लेकिन इसका पानी ब्रैकिश होता है, यानी थोड़ा सॉल्टी सा होता है, तो यूटिलाइजेशन के लिए उतना अच्छा नहीं होता, बट फिशेज़ और इरिगेशन के लिए ज़रूर काम में लिया जाता है। अब हम देखेंगे वाटर की डिमांड क्या है और उसका यूटिलाइजेशन कैसा है। वाटर की डिमांड और वाटर का यूटिलाइजेशन। देखो, अपने इंडिया की जो इकनॉमी है ना, वो एग्रेरियन इकनॉमी है, यानी इंडिया की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है आज भी। इसका मतलब
इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए। तो इंडिया की जो वाटर डिमांड है ना, वो आज भी डोमिनेट करता है कौन? इरिगेशन। मतलब अगर 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रही है तो सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर एग्रीकल्चर हो रहा है। एग्रीकल्चर के लिए हमने सिंचाई चाहिए, वहाँ पर अच्छा पानी चाहिए। तो पानी की डिमांड सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में, और वो भी किसके रूप में? इरिगेशन के लिए। इंडियाज़ वाटर डिमांड इज़ डोमिनेटेड बाय इरिगेशन। मतलब इंडिया में वाटर डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी है? इरिगेशन के लिए। क्यों? क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन वॉज असाइंड हाई प्रायोरिटी, और इसीलिए अपन ने जब अपनी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी उस टाइम पे इरिगेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट को बहुत ही प्रायोरिटी में रखा गया था। जो अपने इंडिपेंडेंस के बाद में जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए थे ना, उन 5 ईयर प्लान्स के अंदर बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस इनको दी गई है। और जो हम लोग बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, बड़े बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे भाखड़ा नागल डैम हो गया, जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इनका एक पर्पस इरिगेशन भी होता है। तो इरिगेशन की डेवलपमेंट को बहुत हाई प्रायोरिटी दी जाती है अपने यहाँ पर। अपने 5 ईयर प्लान्स में भी दी गई थी। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो बनाए थे उनमें उनका एक पर्पस इरिगेशन होता है। भाखड़ा नागल डैम, हीराकुंड, दामोदर वैली, नागार्जुना डैम, इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल एंड ऑल, ये जो सारे कैनाल्स प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स वगैरह, इनको इरिगेशन के लिए बनाया गया है। यानी ये जो मल्टीपर्पज़ है ना, इनके बहुत सारे पर्पस है, इनमें से एक और जो मेजर पर्पस वो है इरिगेशन का, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो इरिगेशन के डेवलपमेंट को बहुत हाई प्रायोरिटी दी जाती है। अब हम एक्चुअली यूटिलाइजेशन देखेंगे। डिमांड का हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा डिमांड एग्रीकल्चर के पास में है, एग्रीकल्चर में इरिगेशन की सबसे ज़्यादा डिमांड है। अब हम देखेंगे यूटिलाइजेशन वाली चीज़। देखो, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर और उसका पर्पस क्या है, ये एक टेबल है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो टोटल 100% है ना, उस 100% का, यानी जैसे टोटल 100% सरफेस वाटर का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो टोटल जो 100% है ना, जितना भी हो रहा है, उसको अगर हम लोग 100% माने ना, तो उस 100% में से सरफेस वाटर का 89% तो एग्रीकल्चर के अंदर ही जाता है उस सरफेस वाटर का, और ग्राउंड वाटर का भी 92% पानी जो है यूटिलाइजेशन का, वो जाता है एग्रीकल्चर के पास में। उसके पास में इंडस्ट्री आती है। इंडस्ट्री के अंदर 2% पानी होता है सरफेस वाटर का, और 5% पानी होता है ग्राउंड वाटर का। फिर आता है डोमेस्टिक। जो डोमेस्टिक है उसके अंदर 9%, यानी डोमेस्टिक यानी जो अपने घरेलू यूज़ होते हैं, खा लिया, पी लिया, पोछे लगा लिए, गार्डनिंग कर ली, सड़कें साफ़ कर ली, तो इसको हम डोमेस्टिक यूज़ बोलते हैं। ये जो डोमेस्टिक यूज़ है ना, इसमें सर्फ देखो, बाकी ये जो दो हैं, इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर है, इन दोनों के अंदर क्या है, ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन ज़्यादा है सरफेस वाटर से। बट डोमेस्टिक वाले के अंदर सरफेस वाटर जो है उसका 9% हाइयर है ग्राउंड वाटर से। मतलब अगर ग्राउंड वाटर का 2% है ना, तो एग्रीकल्चर तो सरफेस वाटर का 11% है, यानी 9% हाइयर यूटिलाइजेशन है डोमेस्टिक पर्पस के लिए सरफेस वाटर में। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में सरफेस वाटर में 89% काम में लिया जाता है, और ग्राउंड वाटर का 92% एग्रीकल्चर के लिए, सरफेस वाटर का 2% और ग्राउंड वाटर का 5% इंडस्ट्री के लिए। और जो डोमेस्टिक पर्पस है उसमें क्या होता है, जो सरफेस वाटर है वो 9% हायर होता है ग्राउंड वाटर से। देखो, अभी हमारे पास में अभी हम क्या देख रहे हैं कि यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है, एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसके पास में जा रहा है। बट इन फ्यूचर क्या होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा टेक्नोलॉजी के अंदर, तो जो इंडस्ट्री है ना उसका और जो डोमेस्टिक यूज़ है उसका शेयर बढ़ जाएगा। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होंगी, नई नई मशीनरीज आएंगी, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी आएंगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए और डोमेस्टिक वाला जो यूज़ है ना, जो अभी सिर्फ 2%, 5%, 9% जितना सा है, ये हाई हो जाएगा, ये वाला बढ़ेगा और ये वाला थोड़ा कम होगा। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। अब हम कब से देख रहे हैं, देखो वाटर डिमांड के अंदर अपन ने देखा इरिगेशन में चाहिए। यहाँ पे यूटिलाइजेशन वाली चीज़ के अंदर भी हमने देखी कि एग्रीकल्चर का हिस्सा जो है यूटिलाइजेशन में वो सबसे ज़्यादा है, 89 और 92%। अब हम देखेंगे
कि एग्रीकल्चर में ये जो डिमांड है ना वो क्यों है, कैसे हैं, बेनिफिट क्या है इसके, और सब कुछ। देखो, एग्रीकल्चर के अंदर वाटर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एग्रीकल्चर में वाटर स्पेशली दिया जाता है। देखो, एक तो रेनफॉल वाले तरीके से भी दिया जाता है, बट जैसे बताया था कि रेनफॉल वेरी करती है, और नॉर्मली यहाँ पे मॉनसून सीज़न के अंदर होती है बारिश, और बाकी में क्या रहती है, ड्राई। तो ड्राई समर और जो ड्राई विंटर्स हैं वहाँ पर तो इरिगेशन करनी पड़ेगी ना, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन की। और ये इरिगेशन ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबिलिटी है रेनफॉल के अंदर। अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट के अंदर रेनफॉल होती है, किसी जगह पर ज़्यादा, किसी जगह पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे ज़्यादा दिनों के लिए चल रही है, कहीं पे कम दिनों के लिए चल रही है। और एक पॉइंट ये हो गया क्योंकि यहाँ पर वेरिएबिलिटी है रेनफॉल की। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो रेनफॉल है ना, कभी कभी क्या होता है कि रेनफॉल कोई जगह है वहाँ पे हो ही नहीं रही, वो रेनफॉल डेफिशिएंट एरिया है, मतलब वहाँ पर हो नहीं रही, जैसे कि जैसलमेर वाला इलाका हो गया, बाड़मेर हो गया। तो उन जगह पे क्या होता है कि ये जो रेनफॉल है वो हो ही नहीं रही, बहुत कम हो रही है। 10 सेंटीमीटर में आप कौन सी फसल उगा लेंगे वहाँ पर, या फिर वहाँ पे आए दिन ऐसे सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी वाली जो जगह है वहाँ पर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर मॉनसून के अंदर होती है सिर्फ, तो विंटर और समर सीजन ड्राई होते हैं इसलिए ज़रूरत पड़ती है। और कुछ क्रॉप्स मतलब कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर क्या है, रेनफॉल भी अच्छी है और सब कुछ अच्छा है, वाटर सोर्सेज वगैरह सब कुछ अच्छा है, वहाँ पर रेनफॉल अच्छी है। चलो साल भर भी मान लेते हैं कि उतना ड्राई नहीं रहता है, फिर भी क्या है, कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जिनकी वाटर डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, और वो केवल रेनफॉल से कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो चावल के खेत है वहाँ पर कुछ सेंटीमीटर्स तक उनको पानी के अंदर भिगो के ही रखना पड़ता है। तो ये वाला जो है इसके लिए अपन को पानी रखना पड़ेगा, यहाँ पर इरिगेशन के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश से तो सूख जाएगा ना, वो स्टोर होके कैसे रह पाएगा वहाँ पर। जूट की खेती के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, और जूट की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और सिमिलरली शुगर केन के अंदर तो कुछ क्रॉप की ऐसी वेराइटीज़ होती है जिनकी वाटर नीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि रेनफॉल से कवर नहीं हो पाती, इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, मॉनसून के बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं, या मॉनसून के अंदर फेलियर हो जाती है, यानी मॉनसून उतना अच्छा नहीं आ पाता, या फिर मानसून के बीच में ब्रेक। देखो, ब्रेक से मतलब ये है कि कुछ जैसे 10-15 दिन अच्छी बारिश हुई, बट नेक्स्ट 1 मंथ बारिश नहीं हुई और फिर कुछ हुई। तो ये जो 1 मंथ था यहाँ पर जो बारिश नहीं हुई ना, तब तक ये जो क्रॉप थी जब बढ़ रही है, इसको पानी की ज़रूरत पड़ी, और बारिश हो नहीं रही है, महीना भर हो गया, एक ब्रेक आ गया है मानसून के बीच में। तो इससे क्या होगा, ये जो फसल है ये सूख जाएगी। तो हमें ये सूखे नहीं, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा कि इरिगेशन करनी पड़े। तो मॉनसून ब्रेक्स वगैरह जो आते हैं, या मॉनसून फेलियर हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार हमें इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो ज़रूरत उन जगह पे पड़ जाती है मॉनसून ब्रेक्स की वजह से जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश होती है, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार वगैरह जो इलाका है ना, यहाँ पर भी मॉनसून ब्रेक्स आ जाते हैं बीच में, तो उसकी वजह से इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोगों ने इसकी ज़रूरत, जो डिमांड है वो देख ली कि क्यों है। अब हम देखेंगे इरिगेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। देखो, इरिगेशन की वजह से क्या होता है, मल्टी क्रॉपिंग पॉसिबल हो पाती है। मल्टी क्रॉपिंग यानी एक ही साथ में 4-5 टाइप के जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जा सकते हैं। और क्या होता है, जैसे हर पहले सिर्फ अगर बारिश के ऊपर ही डिपेंड रहे हैं हम लोग, तो बारिश के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा, सिर्फ मानसून वाले सीज़न के अंदर ही हम लोग उगा पाएंगे। लेकिन अगर इरिगेशन करी तो बाकी जो समर और विंटर है उसके अंदर भी हम लोग उगा पाएंगे। इसलिए चावल की खेती कई बार साल में कई जगह पे साल में 3 बार होती है। तो हम लोग मल्टी क्रॉपिंग कर सकें, एक साल में कई बार हम लोग क्रॉपिंग कर सकें, सिर्फ मानसून पे डिपेंड ना रह के, तो वो चीज़ भी पॉसिबल करता है कौन, इरिगेशन। और जो इरिगेटेड लैंड्स होती है जहाँ पर अच्छा पानी वगैरह दिया जाता है अच्छी, तो वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, मतलब इरिगेटेड लैंड्स है हायर प्रोडक्टिविटी। और एक है कि जो अपना जब ग्रीन रिवोल्यूशन चला था तो हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड्स लेकर आए थे। तो जो हाई यील्ड वैरायटी वाली क्रॉप्स वगैरह होती ना, उनको रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होती है मॉइस्चर में। तो उसके लिए अपन को ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा पानी चाहिए, और पानी चाहिए
तो इरिगेशन का एक और बेनिफिट हो जाता है कि हाँ एल्डिंग वेराइटीज़ यहाँ पे काम कर पाती है, तो प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा हाई होती है। और ग्रीन रेवोल्यूशन अपना सक्सेसफुल भी इरिगेशन की वजह से ही हो पाया था। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह है, यहाँ पर इरिगेशन ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। और इसका रीज़न यही है, क्या इरिगेशन अच्छा है वहाँ पर। देखो यूपी, हरियाणा, पंजाब वगैरह है, यहाँ पर जितनी भी खेती है उसका 85% जो एरिया है ना वो इरिगेशन के अंदर है। और स्पेशली वीट और राइस उगाया जाते हैं यहाँ पर। और जो 100% खेती है उस खेती का 85% एरिया तो इरिगेशन के अंडर ही आता है। तो ये सारे हो गए उसके बेनिफिट्स। अब क्या है, आउट ऑफ, देखो ये जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो एरिया है यहाँ पर इरिगेशन होती है पंजाब, हरियाणा और यूपी के अंदर। तो पंजाब और हरियाणा के अंदर क्या है 76.1% और हरियाणा में 51.3% जो है इरिगेटेड लैंड। ये जो 85% वाली जो लैंड है ना, इसमें से भी 76.1% और 51.3% लैंड है ना, ये इरिगेटेड होती है किसके थ्रू, वेल्स और ट्यूबवेल्स में। मतलब इरिगेशन के देखो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एक होती है कि बड़े बड़े जो डैम्स बनाए ना वहाँ से छोटे छोटे कैनाल्स निकाल दिए जाते हैं, फिर उनकी ब्रांचेस वगैरह निकाल दी जाती हैं, उससे खेतों के अंदर पानी जाता है। तो ये भी एक इरिगेशन का मेथड है। और ऐसे ही वेल्स और ट्यूबवेल्स ये भी इरिगेशन का मेथड है। तो ये कैनाल वाले को हम लोग छोड़ दें और वेल्स और ट्यूबवेल्स की बात करें ना, ग्राउंड वाटर से जो इरिगेशन हो रही है ना, इस 85% लैंड एरिया में से 76.1% जो इरिगेटेड एरिया है ना, 85 का 76.1% वो ग्राउंड वाटर की जो इरिगेशन है ना उसके थ्रू हो रही है, यानी वेल्स और ट्यूबवेल्स में। सिमिलरली हरियाणा में 51.3%। अब चलो हो रही है, बट इसके कंसर्न्स भी है। कुछ कंसर्न्स क्या है, देखो अगर ग्राउंड वाटर का हम लोग यूज़ ज़्यादा करेंगे, अगर ग्राउंड वाटर की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी तो ओवर यूज़ होगा, यानी जितना वो कर पा रहा है उससे ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर यूज़। अब ये जो ओवर यूज़ होगा ना, इस ओवर यूज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होगी, क्या, डिक्लाइन होगा, यानी कमी होगी किसी चीज़ की। और कमी किस चीज़ की होगी, कमी होगी वहाँ की वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की टेबल की। यानी क्या होगा, अगर हम लोग पानी बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड में से लेते जाएंगे वेल्स और ट्यूबवेल्स के थ्रू, तो क्या होगा, पानी का जो लेवल पहले यहाँ पर हुआ करता था, धीरे धीरे वो क्या होगा, वो यहाँ तक ही रह जाएगा। मतलब पानी का जो लेवल है, जो टेबल है, पानी की ग्राउंड वाटर टेबल है, उसके अंदर डिक्लाइन आता जाएगा, यानी पानी का लेवल डिक्रीज करता जाएगा ग्राउंड वाटर के अंदर भी। और कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पर ओवर यूज़ के कारण क्या होता है, हम लोग इतना नीचे चले गए हैं, नीचे जाने की वजह से क्या है, वहाँ का जो पानी है ग्राउंड वाटर, वहाँ पे फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर आर्सेनिक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर फ्लोराइड कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ग्राउंड वाटर के ओवर यूज़ के कारण। और सिमिलरली वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर बढ़ गई है आर्सेनिक की। तो ये कुछ कंसर्न्स भी है इरिगेशन, ज़्यादा इरिगेशन की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है अपन को, वो क्या, ग्राउंड वाटर टेबल डिक्लाइन होगी, फ्लोराइड कंसंट्रेशन और आर्सेनिक कंसंट्रेशन जो है हैवी मेटल्स का वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। अब इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स क्या है, यानी वाटर प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है और क्या क्या वाटर प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे हम सुधार सकते हैं, वो देखेंगे। देखो क्या है, इंडिया के अंदर या पर वर्ल्ड के अंदर भी हम लोग बात करें तो क्या है, पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है ना, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इज़ डिक्रीजिंग, यानी एक इंसान को जितना पानी मिलता है वो क्या है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी पर पर्सन डिक्रीज़ होती जा रही है। क्योंकि अपनी सप्लाई तो ऑलरेडी कम है, और सप्लाई कम है, साथ में पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। और जो ये पॉपुलेशन है ये क्या कर रही है, पॉल्यूशन कर रही है। जो सोर्सेज अपने पास में थोड़े बहुत जो सोर्सेज हैं ना फ्रेश वाटर के, उसमें पॉल्यूशन भी कर रही है ये। पॉल्यूशन किसके थ्रू, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, अपने जो डोमेस्टिक घरेलू काम है नालियों के थ्रू, उसके थ्रू, और एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर्स वगैरह जाती है उसके थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसकी वजह से पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, डिक्रीज़ हो रही है। अब हम देखेंगे वाटर क्वालिटी की खराबी, यानी डिटोरिएशन इन दी वाटर क्वालिटी, डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी का क्या मतलब है, वाटर क्वालिटी का मतलब है वाटर कितना साफ़ है, पानी कितना प्योर है, तो प्योरिटी ऑफ वाटर यानी वाटर क्वालिटी। या फिर
इसकी एक और डेफिनेशन है, वो है ऐसा पानी, वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस। तो उसको भी अगर ऐसा पानी है जिसमें जितने कम फॉरेन अनवांटेड यानी फॉरेन मैटर्स जो है, पानी के अलावा जो चीज़ें हैं ना उस पानी के अंदर जो हमें नहीं चाहिए, देखो कुछ मिनरल्स ऐसे हो गए जो हमें चाहिए होते तो वो तो अच्छे होते हैं, और कुछ होती है जो हमें चाहिए नहीं, तो जो नहीं चाहिए वैसे अगर फॉरेन मैटर्स उसमें ज़्यादा होंगे तो उतनी ज़्यादा ख़राब वाटर क्वालिटी होगी, जितनी कम होंगी उतनी अच्छी वहाँ की वाटर क्वालिटी होगी। फॉरेन मैटर्स कौन कौन से होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स वगैरह जो है वो हो गए, केमिकल्स हो गए अलग अलग टाइप के, इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो हो गया, और बाकी वेस्ट हो गए जैसे कचरा, पॉलीथीन, ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा वाटर की क्वालिटी डिटोरिएट होती जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, ये जो ह्यूमन कंजप्शन है ना उसके लिए अनफिट बनता जाएगा। मैंने वुमन गलत लिख दिया है यहाँ पर, ह्यूमन की जगह पे। ओके, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो क्या होते हैं, वो रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स वगैरह ओशंस के अंदर चले जाते हैं। जैसे एक रिवर है, रिवर के अंदर क्या होगा, जैसे नालियाँ हैं, घर वाली नालियाँ, फिर वो एक बड़े नाले में मिली और फिर ये नाला क्या है रिवर के अंदर मिल जाता है जाके। तो इसमें क्या है, पानी रिवर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गए, या फिर क्या एक खेत है, खेत के अंदर फर्टिलाइज़र्स डाले कुछ और फिर इरिगेशन करी तो वो जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह है उस पानी के साथ में बह के पास में जो पॉन्ड था उसके अंदर आ गए। तो ऐसे क्या होता है, ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ये जो अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना वो रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स और ओशंस के अंदर। अब इससे क्या होता है, ये इनके अंदर चल जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है, या तो ये पूरे पानी के अंदर घुल जाते हैं या ऊपर तैर रहे होते हैं, या either they get dissolved or lie suspended। और इसी की वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, और वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट करता है अपने एक्वेटिक सिस्टम को इन रिटर्न। और कभी कभी क्या होता है, ये जो पानी है ये बहुत डीप डाउन जाके या तो ये देखो उसमें डिजोल्व हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा, उससे वाटर पॉल्यूशन होगा और एक्वेटिक सिस्टम है उसको इफेक्ट करेगा। या फिर ये पानी, ये जो पानी है ये टॉक्सिक सब्सटेंस एकदम बॉटम में जाके ऐसे सीप डाउन कर जाएंगे, और क्या होंगे, जो ग्राउंड वाटर है, फिर ये ग्राउंड के अंदर भी जाएगा ना पानी, तो जो ग्राउंड वाटर है उसको भी पॉल्यूट कर देंगे। तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से हर टाइप का पोल्यूशन होगा। अब देखेंगे हम लोग वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से, ताकि इसका वेस्टेज ना हो। देखो, वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है और उसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम पानी को कंजर्व करें। कंजर्व करेंगे तो क्या होगा, अपना पानी जो आज हमें पानी मिल रहा है वो आगे भी मिलता जाएगा। जो चैप्टर के शुरू में क्वेश्चन पूछा था ना उसका आंसर क्या आया था, वाटर स्कार्सिटी। तो जो वाटर स्कार्सिटी है वो आगे जाके नहीं होगी, आगे भी हम लोगों को पानी मिलता जाएगा, तो सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहेगी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कंटिन्यूसली किसी चीज़ का मिलते रहना। तो इसलिए हमें ज़रूरत है किसकी, वाटर को कंजर्व करने की। देखो, अपन ऐसे बोल सकते हैं कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, जब हमारे पास में सी वाटर है तो हम लोग उस पानी को काम में क्यों नहीं लेते। देखो, इसलिए नहीं लेते क्योंकि सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाने की जो प्रोसेस है उसको डीसेलिनाइजेशन बोलते हैं। यानी सेलाइन का मतलब नमक और डीसेलिनाइजेशन मतलब नमक हटाने वाली जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की कॉस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को बाकी डेवलपमेंट वाली चीज़ें भी करनी है, हम लोग पानी थोड़ी ना पीते रह जाएंगे हर टाइम पे, बाकी चीज़ें भी तो करनी है ना अपन को। तो इसलिए क्या है, इंडिया को ज़रूरत है कुछ नए मेजर्स लेने की, कुछ इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ और लॉज बनाने की वाटर को कंजर्व करने के लिए। और वाटर को कंजर्व हम बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे कि उसका रिसाइकिल और रीयूज़ कर सकते हैं, उसका ज़रूरत जितनी है उतना अच्छी तरीके से जुडिशियस यूज़ कर सकते हैं, यानी कंजक्टिव यूज़ कर सकते हैं हम लोग उसका। वाटर शेड का डेवलपमेंट कर सकते हैं, रेन वाटर जो आता है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। पॉल्यूशन, एग्जिस्टिंग सोर्सेज जो है उनको ख़राब नहीं करें तो भी अच्छी खासी बात होगी, तो भी पानी कंजर्व होगा, तो पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं हम लोग। और साथ में नई नई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं जिससे पानी की बचत हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे पानी की कंजर्वेशन हो सकती है। तो अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो एक तरीका है किसका, पानी को कंजर्व करने का। देखो,
कोई भी अगर हम लोग एक रिवर की बात करें तो वो रिवर क्या है, जैसे ऐसे बह रही है, तो एक जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो जितनी हाई डेंसिटी होगी ना पॉपुलेशन की, उस जगह पे क्या होगा, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा कंपैरेटिवली उस जगह के जहाँ पर कम लोग रहते हैं। जैसे कि हिली एरियाज़ जो है, हिली एरियाज़ में लोग कम रहते हैं। अब वहाँ पे लोग कम रह रहे हैं तो वहाँ की जो वाटर की क्वालिटी है, पॉल्यूशन है, वो कम है। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ जैसे कि हिल्स वगैरह जो हो गए, वहाँ के जो रिवर्स है दे हैव बेटर वाटर क्वालिटी। और जैसे ही वो रिवर आगे बढ़ती है प्लेन्स की तरफ, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन वाले जो एरियाज़ हैं वो आ जाते हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले। तो वहाँ पर क्या, पानी का उपयोग भी ज़्यादा है और वहाँ पर पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है। पॉल्यूशन ज़्यादा कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पर देखो लोग ज़्यादा रह रहे हैं, तो सिटी की प्लानिंग के अंदर ड्रेन्स वगैरह बनाई है उन्होंने। अब ये जो ड्रेन्स है ना, इसमें जो एग्रीकल्चर वाली जो चीज़ें हैं वो भी आ जाती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, वो चीज़ें आ जाती है। जैसे गार्डनिंग के अंदर कुछ फर्टिलाइजेशन वगैरह डाली, फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह डाली, और जैसे ही हाई पॉपुलेशन वाला जो एरिया है उसके पास में एक छोटा गांव है, वहाँ से एग्रीकल्चर वाली जो चीज़ें आ गई ये वाली, जैसे फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आ गए नालों के अंदर, और डोमेस्टिक वेस्ट आ गए, यानी घरेलू कचरा जो है जो नालियों के अंदर चला जाता है, कोई लिक्विड कचरा भी होता है अपना, जैसे कि देखो हम लोग पानी से सोप वगैरह होती है, उससे हम लोग नहाते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, फिनाइल वगैरह काम में लेते हैं, तो वो जो लिक्विड वेस्ट है और कुछ सॉलिड वेस्ट, कभी कभी क्या होता है नालियों के अंदर लोग क्या करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट होता है ना वो भी डाल देते हैं, तो ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है ना ये भी आ जाता है। और इंडस्ट्री से जो एफ्लुएंट्स, यानी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें गई, उनकी प्रोसेसिंग हुई और उस प्रोसेसिंग के दौरान कुछ वेस्ट जनरेट हुआ, तो वो जो वेस्ट जनरेट है ना वो भी इन ड्रेन्स में आ जाता है, और फिर ये ड्रेन्स क्या होती है, जाके मिल जाती है रिवर के अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऐसे वाले एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे हो जाती है क्या, ज़्यादा पॉल्यूशन। कंसनट्रेशंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें इनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो पॉल्यूशन करते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स का जो कंसंट्रेशन होता है ना, मतलब पॉल्यूटेंट्स की जो मात्रा होती है ना वो रिवर्स के अंदर समर्स में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पानी कम होता है, कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा पोल्यूशन कब होता है, स्पेशली समर्स में। बारिश वाले में नया पानी ऐड होता जाता है तो क्या है, थोड़ी कंसंट्रेशन कम हो जाती है इन पॉल्यूटेंट्स की। अब इसको हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी जगह पे कितना, कैसी वाटर क्वालिटी, उसका हमें पता चलता है अपना जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे। ये जो अपना CPCB और SPCB जो है अपने, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं सेंटर और स्टेट के, ये क्या है, कुछ वाटर स्टेशंस बनाई हुई हैं इन्होंने, 507 वाटर स्टेशंस बनाई हुई है। वहाँ पे क्या करते हैं, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर करता है, और इसका जो डेटा है वो हमें बताता है कि मेन सोर्स जो है ना पॉल्यूशन का, वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन और ऑर्गेनिक कंटामिनेशन है, यानी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो और जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब कुछ रिवर्स हैं, इसी के डेटा से हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। वो चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ रिवर्स हैं वो कहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। जो हम देख रहे थे ना कि जो हाईली पॉपुलेटेड जगह है वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो देखो जो यमुना रिवर है ना वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है दिल्ली और इटावा के बीच में, मतलब दिल्ली से लेकर इटावा तक सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है यमुना रिवर। अहमदाबाद में, मतलब साबरमती जो रिवर है वो अजमेर वाले हिल्स से निकल के अहमदाबाद की तरफ जाती है और फिर जाके वो अरेबियन सी के अंदर जाके मिलती है। पर क्या है, जो अहमदाबाद वाला जो इलाका है ना वो हाईली पॉपुलेटेड है, तो जो साबरमती रिवर है वो अहमदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। सिमिलरली गोमती रिवर लखनऊ में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। काली, अड़ियार और कोम रिवर जो है वो तो उनका सारा स्ट्रेच एंटायर, मतलब जहाँ से शुरू हो रही है जहाँ से ख़त्म हो रही है सारी की सारी बिल्कुल एक बराबर पॉल्यूटेड है। वायगय जो रिवर है वो मदुरई में, मूसी है हैदराबाद के अंदर, और गंगा पॉल्यूटेड है सबसे ज़्यादा कानपुर और वाराणसी के अंदर। ये याद रख लेना। वैसे तो हमें पता ही है, देखो हैदराबाद मूसी रिवर के बैंक के ऊपर बना हुआ है, लखनऊ गोमती के, अहमदाबाद साबरमती के, यमुना का हम लोग न्यूज़ में इतना पढ़ रहे हैं, काली, अड़ियार, कुवम और वैगई जो है ये याद रख लेना। नाउ कम्स ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर है ना, देखो ग्राउंड वाटर में
पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये तो हमने रिवर का जो सरफेस वाटर है ना उसका पॉल्यूशन देख लिया कि इन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। ग्राउंड वाटर में कैसे होता है, ग्राउंड वाटर में क्या होता है, हैवी मेटल्स होते हैं या फ्लोराइड्स या नाइट्रेट्स होती हैं, उनके कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो ग्राउंड वाटर है इसमें किसी ना किसी सोर्स से आके क्या होता है, या तो देखो एक तो फ्लोराइड और नाइट्रेट के जो पत्थर है ना वो ज़मीन के अंदर भी है, तो उन ज़मीन के अंदर जो पत्थर है उनकी वजह से भी जितना ज़्यादा इनका यूज़ होगा उनकी वजह से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी ये। और कुछ हैवी मेटल्स है जो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट की वजह से जमा हो जाते हैं वहाँ पे जाके। तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्राउंड वाटर के अंदर हैवी मेटल्स, फ्लोराइड्स और नाइट्राइट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, अपने ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाता है। अब इस पोल्यूशन को रोकने के लिए अपनी जो सरकार है, अपनी जो पार्लियामेंटल लेजिस्लेशन है अपना कंट्री का, उसने कुछ प्रोविजंस निकाले, उनको हम लोग लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने कुछ एक्ट बनाए, एक है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये जो एक्ट था ये 1974 के अंदर आया था, और ये जो किसी भी टाइप का पॉल्यूशन और उसको कंट्रोल करने के लिए निकाला था, स्पेशली वाटर। और 1986 के अंदर आया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। बट ये जो दोनों एक्ट थे ना ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, मतलब ऑन ग्राउंड एक्ट निकाल तो दिए थे बट इनका जो इम्प्लीमेंटेशन था ना वो इफ़ेक्टिव नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो टाइम था ना इस टाइम के आसपास ही 251 पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज रिवर बैंक्स के आसपास में थी, और उनका पूरा का पूरा वेस्ट उन रिवर्स के अंदर जा रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो दोनों एक्ट थे ना ये अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। फिर 1977 के अंदर एक वाटर सेस एक्ट लगाया गया था। ये जो एक्ट था ना इसके भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स वगैरह थे वैसा नहीं था, इसके मार्जिनल इम्पेक्ट्स ही देखने को मिले थे। इसीलिए अब गवर्नमेंट चाहे कितने ही प्रोविजंस लगा ले, कितने ही लॉ लगा ले, बना ले, पॉलिसीज़ बना ले, बट ये जो चीज़ है ये तभी हो पाएगी, वाटर का कंजर्वेशन और पॉल्यूशन कंट्रोल तभी आ पाएगा जब जो पब्लिक है ना वो अवेयर होगी। इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस। अवेयरनेस किस चीज़ की, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर की। पब्लिक एक्शन विल बी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, यानी जब लोगों को अवेयर करेंगे, उन्हें इम्पोर्टेंस समझाएंगे पानी की, तब वो एक्शन करेंगे जिस एक्शन की वजह से पॉल्यूशन रिड्यूस होगा इफेक्टिवली। और एक और तरीका है पानी को कंजर्व करने का, वो क्या है, रिसाइकल एंड रीयूज़ ऑफ वाटर। वही बात कि नहाने का, खाने का, धोने का जो पानी वगैरह है जिससे हम लोगों ने कपड़े धोए या घर धोए, उससे गार्डनिंग वगैरह कर लो, ये वाली जो चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस यही चीज़ थी इस पैराग्राफ में, तो ये मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है। नाउ कम्स वाटरशेड मैनेजमेंट। मीन्स वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट मीन्स एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं उनका अच्छी तरीके से मैनेजमेंट, इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट उनका, एफिशिएंट मैनेजमेंट और अच्छी तरीके का कंजर्वेशन, मतलब अच्छा कंजर्वेशन करें। ये वाला जो प्रोसेस है यही वाटरशेड मैनेजमेंट के अंदर आता है। और इस प्रोसेस मतलब ये वाटरशेड मैनेजमेंट हम लोग करते कैसे, देखो एक तो ये जो प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, यानी जो पानी बह रहा है या बारिश से जो पानी आया है, रेनफॉल से जो पानी आया है अपने पास में, उसको हम लोगों को बहने से रोकना है। यानी रन ऑफ का मतलब है कि वो बह के कहीं पे चल जाएगा और वो पानी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उस वेस्टेज को, उस रन ऑफ को प्रिवेंट करना है अपन को। ये जो पानी है इसको हमें स्टोर करना है, इसको स्टोर करने के बाद में क्या करना है, रिचार्ज कर देना। और रिचार्ज क्या करने हैं, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है ना उनको रिचार्ज कर देना है। किसके थ्रू हम लोग रिचार्ज करेंगे, या तो रिचार्ज वेल्स होते हैं या फिर प्रिकोलेशन टैंक्स होते हैं उनके थ्रू। मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई, आपके यहाँ पर एक वेल है, तो बारिश वाला जो पानी आएगा वो आपने रूफ से एक अपनी जो टैंक है उसके अंदर स्टोर कर लिया जितना आपको चाहिए था, बाकी एक्सेस जो पानी था वो इसके साथ में इस वेल के अंदर चला जाएगा। तो क्या है, जो ग्राउंड वाटर है ना वो रिचार्ज हो जाएगा। तो प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ, स्टोरेज एंड रिचार्ज। ब्रॉड सेंस के अंदर वाटरशेड मैनेजमेंट इंक्लूड्स कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज। अगर हम लोग बड़े तरीके से, मतलब ब्रॉड सेंस के अंदर देखें तो उस वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है पानी का या किसी भी जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन करना, उनको रीजनरेट करना, मतलब उनका
जो ख़राब हो गया है उनको सही ढंग से वापस रीजनरेट करना, और साथ ही साथ में इसका एक जुडिशियस यूज़ करना, मतलब फालतू में उपयोग नहीं लेना, जितनी ज़रूरत हो उतना एक जुडिशियस यूज़ करना सभी रिसोर्सेज का। यही आता है वाटरशेड मैनेजमेंट के ब्रॉड सेंस के अंदर। और इसका एम ये है क्या, कि जो नेचुरल रिसोर्सेज और जो ह्यूमन बीइंग की जो सोसाइटी है ना, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना। एम्स टू ब्रिंग आउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड सोसाइटी। सक्सेस और वाटरशेड मैनेजमेंट का सक्सेस डिपेंड करता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी में जो पर्टिकुलर जगह पे जो लोग रह रहे हैं, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो अपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे वाटरशेड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि हरियाली, ये एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, जो रूरल लोग हैं, जो रूरल एरिया है, उस रूरल एरिया में पानी का कंजर्वेशन होगा। कैसे? और जो पानी कंजर्व होगा उसको काम में लिया जाएगा, किस में? फिशरीज़ में, पानी पीने के लिए, इरिगेशन में, और साथ में नए पेड़ पौधे लगाने के अंदर भी। तो वो जो पानी कंजर्व करेंगे, जो पानी बचाएंगे, उस पानी का उपयोग इतनी सारी चीज़ों में करेंगे, और उस पानी को बचाने में हेल्प करेगी कौन? ग्राम पंचायत, लोकल लोगों के साथ में मिल के। तो ऐसे हैं हरियाली वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ और प्रोग्राम्स भी है, जैसे नीरू मीरू आंध्र प्रदेश के अंदर, और अरवर्य पानी संसद अलवर राजस्थान के अंदर जो है वो, मतलब ये अलवर राजस्थान के अंदर है। इसमें क्या है, ये जो दोनों प्रोग्राम्स हैं, इसमें क्या हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी गई है। मतलब पानी उसको बचाना है, टैंक्स के अंदर आर्टिफिशियल टैंक वगैरह बना लिए उन टैंक के अंदर, या आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाते हैं उन पॉन्ड्स के अंदर। देखो अलवर वाला जो एरिया है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर जोहड़ नाम के पॉन्ड्स बनाते हैं। वो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं जो लोग बनाते हैं खुद के, वैसे जोहड़ बनाए जाते हैं टैंक्स के थ्रू। चेक डैम्स बना दिए जाते हैं। जैसे क्या है, यहाँ से पानी बहता बहता आ रहा है, तो यहाँ पर छोटी सी एक दीवार क्रिएट कर दी, उससे क्या होगा, ये पानी इधर आएगा। फिर इधर एक क्रिएट कर दी, फिर एक इधर बड़ी सी कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे चेक डैम्स बनाना और प्रिकोलेशन जो टैंक्स है वो बनाना, जिससे जो पानी है स्टोर किया है वो ग्राउंड के अंदर जा सके। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं वाटरशेड डेवलपमेंट के, जो कि नीरू मीरू और अरवर्य पानी संसद अलवर के अंदर काम में लिए जा रहे हैं। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के अंदर क्या है, कंपलसरी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। यानी कोई भी बिल्डिंग बनाओगे आप, कोई भी घर बनाओगे, तो उसके अंदर आपको वाटर हार्वेस्ट करने का एक स्ट्रक्चर आपको बनाना कंपलसरी है। अगर आप वो नहीं बनाओगे तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। हर बिल्डिंग के अंदर एक कंपलसरी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ज़रूरी है। किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है वो, पर उसके थ्रू पानी की हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। इनमें से जो कुछ है, दे वर सक्सेसफुल इन रीजनरेटिंग दी इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। मतलब इकोनॉमी और जो एनवायरनमेंट ख़राब चल रहा था वहाँ का, उसको वापस अच्छी तरीके से बनाने के अंदर भी वापस उसको रीजनरेट, यानी वापस उसका पुनर्जन्म वाली चीज़ समझ लो, कि वापस उसको अच्छा करने के अंदर कुछ कुछ सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत कम है जो सक्सेसफुल रहे हैं, और कुछ अभी हैं जो नेसेंट स्टेज पे, यानी उनका अभी भी जो काम है वो अभी भी चल रहा है। पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विल बी इफेक्टिव फॉर सस्टेनेबिलिटी। यानी अगर हमें पानी है जो आज उसका कंटिन्यूस यूज़ चल रहा है, वैसा ही अगर फ्यूचर में भी कंटिन्यूस यूज़ चाहिए, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि लोग हैं वो अवेयर हों, और साथ ही साथ में कम्युनिटी पार्टीशन हो उसको सेव करने में, ताकि ये जो कंटिन्यूटी है ना ये बनी रहे। अब हम टॉपिक देखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ये क्या है, ये एक मेथड है पानी को कैप्चर करने का और स्टोर करने का। कौन से पानी को? जो रेन वाटर, बारिश वाला पानी है, उसको कैप्चर करना एंड स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज़ यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स, और ये लो कॉस्ट और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली। मतलब इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते और इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट वो उसकी मदद करता है। कैसे? जो ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स होते हैं उनको रिचार्ज करता है वो। और इसमें हम लोग हर टाइप, मतलब पानी के हर एक बूंद को बचाने की हम लोग बात करते हैं। जो बारिश से आई है उसको या तो हम लोग बड़े बड़े टैंक्स के अंदर, टैंक्स यानी घर के आसपास में, घर में एक रूफ से कनेक्टेड एक टैंक बना लिया, वो कवर्ड है, वो मतलब ऐसे ये ग्राउंड हो गया अपना जो गार्डन है उसके अंदर वो बना लिया ऐसे, और वहाँ पर उसमें पानी स्टोर हो रहा है, उसकी हम लोग बाद में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे टैंक्स, पिट्स और वेल्स भी
बनाए जाते हैं। और अलग इंडिया के अंदर अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग टाइप की प्रैक्टिस करती है इसको बचाने के लिए, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मेथड्स है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। जैसे कि लेक्स, पॉन्ड्स, इरिगेशन टैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं कुछ कुछ जगह पर। राजस्थान के अंदर स्पेशली जो डेजर्ट वाला जो रीजन है वहाँ पर रेन वाटर को हार्वेस्ट करना बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। वहाँ पर क्या होता है कि कुंड बनाए जाते हैं या टंका बनाए जाते हैं। टंका क्या होते हैं, यही अंडरग्राउंड जो टैंक्स होते हैं वो घर के अंदर बना लिए जाते हैं या पास घर के आसपास में कहीं पे बनाए जाते हैं। ये टैंक्स हो गए ऐसे वाले, उनको टंका बोलते हैं वहाँ पर। और कुंड बनाए जाते हैं, कुंड यानी पॉन्ड टाइप के बना लिए वहाँ पर, जो बारिश का पानी आ रहा है उसको स्टोर कर दिया, उसके बाद में जानवरों को पिलाने में उसकी हेल्प ले ली, और जानवरों को पिला दिया, कैटल को पिला दिया, और या फिर इरिगेशन के अंदर हेल्प ले ली। तो ऐसे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करी जाती है बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर ऑन रूफ टॉप्स एंड ओपन स्पेसेस। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये देखो, बेनिफिट्स हम दो देखेंगे, एक तो नॉर्मल जो बेनिफिट है वो देखेंगे, और एक देखेंगे जो अंडरग्राउंड एक्वीफर्स है यानी अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने पे, उन एक्वीफर्स को रिचार्ज करने के बेनिफिट्स क्या हैं। उससे क्या होगा, पानी जो नीचे बहुत, जो ग्राउंड वाटर टेबल जो नीचे जा चुकी है, डिक्लाइन हो चुकी है, उसका इंक्रीमेंट होगा, वो ऊपर आ जाएगी। तो पानी क्या होगा, अवेलेबिलिटी होगी पानी की वो इंक्रीज़ होगी, ग्राउंड वाटर टेबल है इंक्रीज़ होगा, और जो कंटामिनेशन हो जाता है और फिर फ्लोराइड वगैरह आ जाते हैं और पानी ज़्यादा आ जाएगा, और ये उतने के उतने ही है तो इसका कंटामिनेशन क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये उतनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं रहेगी, तो ये कंटामिनेशन को डाइल्यूट करते हैं। सोयल इरोजन है उसको भी प्रिवेंट करता है, और जो सॉल्ट वाटर और इंट्रूजन है कोस्टल एरियाज़ में जो होता है उसको भी ये अरेस्ट करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए हैं किसके, रेन वाटर के। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, अगर वो हार्वेस्टिंग करिए एक्वीफर्स को रिचार्ज करने के लिए। और बाकी जो नॉर्मल बेनिफिट्स हैं वो कैसे हो गए कि जो ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है उसको ख़त्म करेगा, क्योंकि अपन खुद के पास में अपन ने जो रेन वाटर आ रहा है उससे अपन ने स्टोर करके रख लिया। तो अब ज़मीन से पानी निकालने की जो ज़रूरत है वो कम हो जाएगी। अब डिमांड और सप्लाई का जो गैप चल रहा है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है पानी की, उस पर भी एक ब्रिज बन जाएगा। यानी जो गैप, जो ज़्यादा बड़ा गैप बन रहा था ना, वो अब गैप कम रहेगा, तो वो भी उस गैप को भी ब्रिज करने का ये काम करेगा। साथ ही साथ में देखो, जैसे ग्राउंड वाटर जो लेवल था वो ऊपर बढ़ेगा, वो इंक्रीज़ होगा। तो जब हम लोग मोटर लगाते हैं और फिर पानी पंप करते हैं मोटर पंप के थ्रू अपनी जो छत पे जो सिस्टर्न वगैरह लगी हुई होती हैं उनके अंदर, तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड वाटर है यहाँ से पंप करते हैं अपन, तो जो मोटर है, वाटर पंप वाली जो मोटर है, उससे क्या होगा, एनर्जी अगर जितना ज़्यादा नीचे पानी होगा उतना ज़्यादा कंज्यूम करेगी। अब ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज़ हो गया तो वो एनर्जी भी सेव करेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है। आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़े स्केल पे करी जा रही है सारे स्टेट्स के अंदर, अपनी पूरी कंट्री के अंदर। स्पेशली जो अर्बन एरियाज़ है ना, वहाँ पर इसका अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है। डीसैलिनाइजेशन का जो इशू है कोस्टल एरियाज़ में, और ब्रैकिश वाटर जो खारा खारा सा पानी होता है उसका एरिड एरिया के अंदर, इन दोनों इशू को अगर हम लोग सोल्व कर पाएँ, और साथ ही साथ में जहाँ पर वाटर सरप्लस है और जहाँ पे डेफिसिट है, जहाँ से सरप्लस है वहाँ से डेफिसिट वाली जगह पे भेज पाएँ अगर हम लोग वाटर, तो अपनी जो वाटर प्रॉब्लम है उसको हम लोग काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, डीसैलिनाइजेशन और ब्रैकिश वाटर के जो इशू है उसको सॉल्व करके, और वाटर सरप्लस एरिया से वाटर डेफिसिट एरिया में वाटर को ट्रांसफ़र करने से अपनी प्रॉब्लम काफ़ी टाइम तक सॉल्व हो पाएगी। अब कुछ कुछ केस स्टडीज़ दी हुई है। देखो, एक तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है इसके बारे में दिया हुआ है, अटल भूजल योजना है इसके बारे में दिया हुआ है। ये आपको एक एक बार पढ़नी है और आप ये खुद पढ़ेंगे, ओके। और फिर कुछ केस स्टडीज़ ये है, जैसे एक रेलगन सिद्धि अहमदनगर जो महाराष्ट्र के अंदर है, एक गांव था, वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी अच्छा खासा बचाया। और यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने खुद ने पैसे दिए, खुद की वो एक पूरे साल में जो एक महीना है उसकी जो सैलरी वगैरह होती थी वो उसमें खुद काम करते थे, और खुद ने उनकी हेल्प से उन्होंने एक बड़ा सा एक रिजर्वोयर वगैरह बनाया पानी के लिए, और फिर से उसको एग्रीकल्चर के लिए काम में लेने लगे। मतलब वो सेल्फ रिलायंट होके उसको कर रहे थे, उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन था, इसलिए वो जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इवन उन्होंने एक स्कूल भी बनाई है, 22 लाख रुपए की एक स्कूल बनाई है, और उसमें उन्होंने बाहर से कहीं से रिसोर्सेज या उधार नहीं लिया है, जो विलेजेस थे और जो विलेजर्स हैं उन्होंने ही पैसे वगैरह दिए हैं। साथ ही साथ में वहाँ पर न्याय पंचायत भी बनाई गई हैं बहुत सारी की सारी,
तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने हैं केस स्टडी के। और फिर इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी, इसको भी देखना है आपको, और जल क्रांति अभियान है, इसको भी। ये एक एक बार पढ़ेंगे आप, और फिर जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे बनाएंगे, तो इससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी सीखने के अंदर। ओके, सो ट्राई इट।